कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ एक आइडिया से शुरू होती है वो कैसे किसी पर मुकदमा कर सकती है या अपने नाम पर जमीन खरीद सकती है? ये सब कानून के एक कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। आज हम इसी कानूनी सफर को देखने वाले हैं, एक आइडिया के जन्म से लेकर एक असली कॉर्पोरेट हस्ती बनने तक। चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस मार्शल का ये कोटेशन सच पूछिए तो सब कुछ कह देता है। एक कंपनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। ये अदृश्य है, अमूर्त है। इसका वजूद सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि कानून इसे मान्यता देता है। ये सचमुच में कानून की कल्पना से जन्मी एक रचना है। हमारे आज के सफर का ये रहा नक्शा। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी का असली मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन से मॉडल मौजूद हैं, ये असल में बनती कैसे है, और आखिर में हम इसके संविधान और उस नियम किताब को जानेंगे जो इसे चलाती है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक कंपनी है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है। कानून की नज़र में ये अपने आप में एक व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति। मतलब सोचिए, जैसे एक इंसान के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ठीक वैसे ही एक कंपनी के भी होते हैं। ये इसकी सबसे सीधी परिभाषा है। यहां दो बातें गौर करने वाली हैं: स्वैच्छिक संघ, यानी लोग अपनी मर्जी से साथ आते हैं, और अलग कानूनी इकाई। ये दूसरा हिस्सा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी पर कर्ज है तो वो कंपनी का कर्ज है, उसके मालिक का नहीं। दोनों की पहचान कानूनी तौर पर पूरी तरह से अलग है। तो सवाल यही उठता है कि एक निर्जीव चीज व्यक्ति कैसे हो सकती है? इस सवाल ने, आप मानेंगे नहीं, सदियों से कानूनी जानकारों को उलझा रखा है, और उन्होंने इसे समझाने के लिए कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं। आइए कुछ सबसे दिलचस्प थ्योरीज पर नजर डालते हैं। ये सबसे लोकप्रिय थ्योरी है जिसे फिक्शन थ्योरी कहते हैं। ये मानती है कि कंपनी का कोई असली वजूद नहीं है, ये सिर्फ कागजों पर मौजूद है। ये एक कानूनी कल्पना है, एक फिक्शन, लेकिन ये बहुत काम की है क्योंकि ये व्यापार को आसानी से चलाने में मदद करती है। दूसरी थ्योरी है कंसेशन थ्योरी। ये कहती है कि एक कंपनी बनाना कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से दी गई एक रियायत, या कह लीजिए एक प्रिविलेज है। सरकार अपनी शर्तों पर यह रियायत देती है और अगर चाहे तो इसे वापस भी ले सकती है। अब ये थ्योरी चीजों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। रियलिस्ट थियरी कहती है कि कंपनी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि समाज में एक असली जीती जागती इकाई है। इसका अपना कल्चर, अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य होते हैं, जो इसे बनाने वाले लोगों से भी अलग हो सकते हैं। आजकल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया है, वो कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है। ये थ्योरी ना चीजों को बहुत सरल बना देती है। ब्रैकेट थ्योरी के मुताबिक कंपनी शब्द बस एक सुविधाजनक ब्रैकेट है, जो सभी शेयर होल्डर्स के चारों ओर लगा दिया जाता है, ताकि उनके साथ एक ग्रुप के तौर पर डील किया जा सके। असली ताकत और पहचान तो उन लोगों की है जो उस ब्रैकेट के अंदर हैं। और हमारी आखिरी थ्योरी है पर्पस थ्योरी। ये कहती है कि एक कंपनी की कानूनी पहचान उसके सदस्यों से नहीं, बल्कि उसके मकसद या उद्देश्य से जुड़ी होती है। कंपनी सिर्फ उस उद्देश्य को हासिल करने का एक जरिया है। जैसे किसी चैरिटेबल संस्था का कानूनी वजूद उसके चैरिटी के काम से जुड़ा होता है। तो हमने समझ लिया कि एक कंपनी सैद्धांतिक रूप से क्या है। अब चलिए प्रैक्टिकल दुनिया में चलते हैं। जब कोई कंपनी शुरू करता है तो उसे एक कानूनी ढांचा चुनना होता है। आइए देखें कि मुख्य विकल्प क्या क्या हैं। यहां हम दो सबसे आम तरह की कंपनियां देख सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। मुख्य फर्क कंट्रोल और साइज का है। एक प्राइवेट कंपनी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। इसके शेयर आसानी से बेचे नहीं जा सकते और ये आम जनता से पैसा नहीं मांग सकती। वहीं एक पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जनता को अपने शेयर बेच सकती है और साइज में बहुत बड़ी हो सकती है। और फिर आती है सरकारी कंपनी। इसकी परिभाषा बहुत सीधी साधी है। अगर किसी कंपनी का मालिकाना हक, यानी उसके 51% या उससे ज्यादा शेयर सरकार के पास हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो वो एक सरकारी कंपनी कहलाती है। ये 51% ही वो जादुई आंकड़ा है। तो आपने अपनी कंपनी का प्रकार चुन लिया। अब इसे कानूनी तौर पर वजूद में कैसे लाया जाए? इस प्रक्रिया को इनकॉर्पोरेशन या निगमन कहा जाता है। ये वो पल है जब एक आइडिया आधिकारिक तौर पर एक कंपनी का रूप लेता है। ये प्रक्रिया एक चेकलिस्ट की तरह है। आपको एक डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, फिर अपनी कंपनी के लिए एक यूनिक नाम रिजर्व करना होगा,
इसके बाद आप दो जरूरी दस्तावेज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA तैयार करते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। आखिर में आप सब कुछ फाइल करते हैं, फीस भरते हैं और आधिकारिक सर्टिफिकेट का इंतजार करते हैं। और ये है आखिरी नतीजा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसे कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट समझिए। जिस तारीख को यह जारी होता है, ठीक उसी पल से कंपनी कानूनी तौर पर एक अलग इकाई बन जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और अपने नाम पर काम कर सकती है। जैसे हर देश एक संविधान से चलता है, वैसे ही हर कंपनी का अपना संविधान होता है। इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या शॉर्ट में MOA कहा जाता है। यह सबसे जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि ये कंपनी की शक्तियों और सीमाओं की लक्ष्मण रेखा खींचता है। और MOA के साथ एक बहुत ही सख्त नियम जुड़ा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है शक्तियों से परे। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसके MOA में लिखे मकसद के दायरे से बाहर है, तो वो काम कानूनी तौर पर पूरी तरह से शून्य है, जैसे कि वो कभी हुआ ही ना हो। इस सिद्धांत को समझने के लिए एशबरी रेलवे का मशहूर केस सबसे अच्छा उदाहरण है। एक कंपनी का मकसद रेलवे के डब्बे बनाना था, लेकिन उन्होंने एक पूरी रेलवे लाइन बनाने का ठेका ले लिया। मजे की बात यह है कि सभी शेयर होल्डर्स ने इस पर सहमति भी जताई। फिर भी अदालत ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायर्स है, ये कंपनी की शक्तियों से परे था और इसलिए कानूनी तौर पर शून्य था। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को ऐसा काम करने से रोकने के लिए अदालत जा सकता है, और अगर कंपनी के पैसों का नुकसान होता है तो डायरेक्टर्स को अपनी जेब से उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। तो ये डायरेक्टर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA कंपनी की बाहरी सीमाएं तय करता है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या AOA उसकी अंदरूनी रूल बुक है। ये बताता है कि कंपनी दिन प्रतिदिन कैसे चलेगी, मीटिंग कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे चुने जाएंगे और शेयर कैसे ट्रांसफर होंगे। यहाँ कानून में एक बड़ा दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिद्धांत कहता है कि जो कोई भी कंपनी के साथ काम करता है, ये मान लिया जाता है कि उसने उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडोर मैनेजमेंट का सिद्धांत बाहरी लोगों को बचाता है। ये कहता है कि आपको ये जांचने की जरूरत नहीं है कि कंपनी ने अपनी सभी अंदरूनी प्रक्रियाएं पूरी की हैं या नहीं। आप ये मान सकते हैं कि सब कुछ ठीक से किया गया है। लेकिन यह सुरक्षा कवच हमेशा काम नहीं करता। अगर आपको पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ है, या अगर कोई संकेत इतना साफ था कि आपको शक करना चाहिए था, तो आप इस नियम का फायदा नहीं उठा सकते। यह सिद्धांत ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की रक्षा के लिए है, न कि उन लोगों की जो जानबूझकर आंखें मूंद लेते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर वापस लाता है। हमने एक कंपनी को कानूनी तौर पर जन्म लेते देखा, हमने उसकी शक्तियों और सीमाओं को समझा, लेकिन ये शक्तिशाली कृत्रिम व्यक्ति जिसे हमने बनाया है, असल में किसकी सेवा के लिए है? क्या इसका एकमात्र मकसद शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना है, या कर्मचारियों, ग्राहकों और पूरे समाज के प्रति भी इसकी कोई जिम्मेदारी है? ये सवाल आज भी दुनिया भर के बोर्डरूम्स में गूंज रहा है।